विनोद कुमार श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं। पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, इसरो के लंबा अनुभव है उनको। हमारे साथ इस वक्त टीवी वेंकटेश्वरन इस वक्त साहब जुड़े हुए हैं। वेंकटेश्वरन जी का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन भामा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, खगोल शास्त्री हैं और विज्ञान संचारक हैं, और राम श्रीवास्तव भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि विनोद कुमार जी आप अपना अनुभव बताएं, क्योंकि आपको इस फील्ड में लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, और ये अनुभव आपका पीएसएलवी के साथ भी, जीएसएलवी के साथ भी, कई दूसरे तरह के रॉकेट्स के साथ भी है। तो ये जो पिछली बार, जैसा कि चंदन अभी कह रहे थे, जिसका जिक्र वो कर रहे थे, एक छोटी सी चूक सॉफ्टवेयर में जो हुई, उसकी वजह से इतना बड़ा मिशन जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, और फिर उसके बाद जरूरत सीख लेने की थी। इस मिशन से भारत उम्मीद कर सकता है कि इस बार सॉफ्ट लैंडिंग होगी? नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, मेरा एक्सपीरियंस रॉकेट छोड़ने में 1982 से है, जब SLV-3 जिसने कि 40 किलोग्राम का उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजा था, और आज LVM-3 जो हमारा सुपर रॉकेट है, वो चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित करने वाला है दोपहर के 2:35। चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3, इसके पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने चंद्रयान-1 को भी लॉन्च किया था। उस समय हमारे पास ये रॉकेट नहीं था, और हमने PSLV C-11 से इसको प्रक्षेपित किया था। उस समय इसका वजन चंद्रयान-1 का 1380 किलोग्राम था, और हमने वहां से एक अपना झंडा गाड़ने के लिए मून इंपैक्ट प्रोब करके यंत्र को सॉलिड प्रॉपेलेंट की से निकाल के रॉकेट को चंद्रमा की धरती के ऊपर में भेजा था। जब उसने वहां पर भूकंप को ऐसा हालचाल मचाए, तो वहां से डिस्टर्ब होके हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन जो बाहर निकले, उससे हमने पता किया कि यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है। अब चंद्रयान-2 ने, जो कि उसको उतरना था, और उतरने से 2.1 किलोमीटर पहले ही हमारा उससे संपर्क टूट गया था। तो वो जो गलतियां उस समय हुई थी, उनको गलतियां हम नहीं बोलेंगे, जो हम लोगों का अनुभव उस समय उतना नहीं था, अब उसको और अच्छा बनाने के लिए इस चंद्रयान-3 में हमने उसको 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो इम्पैक्ट करना था, उसको हमने बढ़ा के 3 किलोमीटर पर सेकेंड की इम्पैक्ट से भी अगर करता है, तब भी वो सॉफ्ट लैंडिंग कहलाएगी। तो जब हमारा चंद्रयान-3 जब चंद्रमा की सतह की तरफ जाएगा लैंडिंग के लिए, जिसकी तारीख हमको 23 या 24 अगस्त जो भी होगी, तो उसको हमने कैसे उसको और मजबूत बनाया। उसमें लगे हुए थ्रस्टर्स, जिनसे कि हम चंद्रयान-3 की स्पीड को कम करते हैं, उसको रेगुलेट, मतलब जैसे कि हम अपने कार में एक्सीलेटर दबा के उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वैसे ही इसमें लगे हुए 4 जो इंजन है वो। बिल्कुल सर, हम इनकी बारीकियों पर भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि जी न्यूज पर इस वक्त सबसे बड़ा और विश्वसनीय पैनल मौजूद है। चंद्रयान-3 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान-1 ने लगाया था, और भारत के अपने मून इंपैक्ट प्रोब ने लगाया था। लेकिन इस बार सचिन भामा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश हो सकता है, ये चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे ही क्यों चुना? देखिए, चांद अपने आप में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, और इंटरप्लेनेटरी मिशन अगर कोई देश करता है तो सबसे पहले कोशिश होती है कि चांद पे जाया जाए। जैसा अभी श्रीवास्तव सर ने बताया कि हम लोग वो देश हैं जिसने पहला इम्पैक्टर साउथ पोल ऑफ मून के ऊपर फेंका। अब इम्पैक्टर जब फेंका गया, सिंस वहाँ पे पृथ्वी की तरह हवाएं नहीं चलती हैं, तो उससे काफ़ी ऊंची धूल उड़ी, और हाइड्रोक्सिल और जो बाकी हमारे को जो चीज़ें हवा में उड़ी, उनसे हमें पता लगा, हमने कंफर्मेशन दी कि वहाँ पानी है। अब साउथ पोल ही क्यों, यानी चांद का साउथ पोल ही सबके लिए क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, मैं ये करेक्शन करना चाहूँगा। भारत एक्चुअली वो देश होने वाला है जो वहाँ पे लैंडर भेज के कुछ प्रोबिंग कराने वाला है। उससे पहले साउथ पोल के ऊपर स्टडीज काफ़ी की गई हैं, बट लैंडर अब हम उतारने वाले हैं। साउथ पोल का इंटरेस्ट इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि अपनी खुद की ज्योमेट्री की वजह से साउथ पोल पर इतने इंटरेस्टिंग रीजन्स हैं जिनमें ऐसा माना गया है, जो बहुत अलग अलग देशों ने स्टडी किया है, कि वहाँ पे पक्का
पक्का सबूत है कि वहाँ पानी लॉक्ड है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रेटर्स हैं जो इतने डीप हैं, यानी अगर मैं पृथ्वी से रेफरेंस दूं तो जितना ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे ऊंचे वहाँ पहाड़ या गहरी खाइयाँ कह लें, जिनमें कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। सो बहुत पॉसिबिलिटी लगती है कि हम ना सिर्फ वहां जाके बहुत बड़े वाटर के रिसोर्सेज ढूंढ पाएंगे, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के भी कई ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो खुल के आएंगे। इसलिए साउथ ऑफ द मून बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और हर देश उसी तरफ, चाहे यूएसए हो चाहे चाइना हो। डार्क साइड भी माना जाता है। बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस मिशन के बाद भारत की कोशिश यही है कि इस हिस्से को भी एक्सप्लोर किया जाए। जी बिल्कुल। टीवी वेंकटेश्वरन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। वेंकटेश्वरन जी, एक चीज ये लोगों को थोड़ा सा आप समझाइए कि ये सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होती है और इतना कठिन इसको क्यों माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी लोग सोचता है दैट चांद पास है तो उसमें जाना बहुत क्यों कठिन है, मार्स इतना दूर है। नहीं, मार्स में लैंड करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू मून, बिकॉज आप सोच लो दैट आप एक प्लेन से नीचे घुस रहा है, आप एक पैराशूट यूज कर सकता है, सीधा साधा नीचे गिर सकता है। इसी तरह एक प्लेन लैंड करना है तो उसका विंग्स में ग्लाइड करके लैंड हो सकता है। इवन मार्स में एटमॉस्फेयर है, तो हवा है, तो वो भी उधर पैराशूट यूज कर सकता है, बट चांद में नहीं है। सो आपका लैंडर नीचे करने के समय वो पत्थर के तरह सीधा गिर गया तो टुकड़ा हो जाएगा। तो उसका स्पीड को कम करना है। कैसा कम करूं, बिकॉज पैराशूट नहीं यूज कर सकता है, तो उसका क्या करना है, उसका नीचे पार्ट में 4 रॉकेट्स रखा है, वो रॉकेट फायर होगा। सो इसका मतलब ऊपर दिशा में एक फोर्स क्रिएट होगा, वो चांद का ग्रेविटी उसको नीचे पकड़ेगा, ये ऊपर देगा, सो इसका बीचों बीच ये स्लोली नीचे आना है। सो उसके लिए एग्जैक्ट अमाउंट में वो रॉकेट्स को आप बिल्कुल। तो पिछली अनहोनी के बाद चंद्रयान 3 के कामयाब होने की क्या संभावना है? कई बुनियादी सवाल हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। जी न्यूज़।